नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे पंजाबी की वरिष्ठ कथाकार अजीत कौर जी की कहानी 101। अजीत कौर जी की कृतियों के अनेक भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं और उनकी रचनाओं को कई अंतर्राष्ट्रीय संकलनों में शामिल किया गया है। 1986 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अजीत कौर को उनकी आत्मकथा खाना बदोश के लिए दिया गया और 2006 में उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया गया। एक विशिष्ट कथाकार, जुझारू महिला और अद्भुत इंसान का नाम है अजीत कौर। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी 101। पीछे मुड़कर देखती हूं तो मेरे पांव की एड़ियों से शुरू होकर दूर दिगंत तक सिर्फ आग की सुर्ख लपटों का बवंडर फैला नजर आता है। मन होता है डायल घुमाती जाऊं। 101 इस नंबर पर फोन करने से आग बुझाने वाले आ जाते हैं। रोज मन में पता नहीं 50 बार मैं यह नंबर घुमाती हूं। 101 इन सुर्ख लपटों के बवंडर में मैं रोज जलती हूं, दिन में कम, रात में ज्यादा। इस आग में रोज नहाना मेरी तकदीर है। यह तकदीर 7 बरस पहले 14 और 15 अगस्त के बीच वाली रात मेरे माथे पर ही नहीं, मेरे सारे बदन पर लिखी गई थी। और फिर अगले 7 दिन कोई मेरा मांस खुरच खुरच कर इस तकदीर को मेरे बदन पर उकेरता रहा था। अगर मुझे पीछे की तरफ मुड़ना हो तो इन आग के शोलों में से गुजर कर ही जाना होगा और इस आग का सफर आपको भी मेरे साथ ही करना होगा। बरसों पहले हुई वह घटना गुजर नहीं गई, अब भी हर पल मेरी छाती में घटती है। आग की लपटों से घिरी मशाल जैसी जलती, निहायत खूबसूरत एक लड़की 2 मंजिलें उतरती है। सीढ़ियों में जलती आग चलती है। मुझे लगता है वह आग मेरे कपड़ों में ही नहीं, मेरे जिस्म के मांस में भी लगी हुई है और सीढ़ियों में यह लौ दर लौ जलती मैं ही उतर रही हूं। मुझे मालूम है मैं मुसीबत के वक्त चीख कर किसी को मदद के लिए बुला नहीं सकती जब तक वह मेरा बिल्कुल अपना न हो। उसने भी उस अजनबी शहर की सीढ़ियों में किसी को नहीं पुकारा होगा। 14 अगस्त की शाम थी 1974। मैं प्रेस में बैठी काम कर रही थी। घर से मेरी बड़ी बेटी अर्पणा का टेलीफोन आया। घबराहट से कांपती आवाज। पेरिस से कोई टेलीफोन आ रहा है, पर बात समझ में नहीं आ रही। लाइन साफ नहीं थी। अभी फिर आएगा, आप जल्दी से घर आ जाओ। पेरिस से टेलीफोन? क्यों? मैंने कांपते हाथों से कागज फाइल में ठूंसे और गाड़ी में बैठ गई। घर, जल्दी। कैंडी, मेरी छोटी बेटी, 1.5 महीना पहले फ्रांस गई थी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से फ्रेंच में एमए कर रही थी। अभी पहले साल का ही इम्तिहान हुआ तो अपनी क्लास में उसने टॉप किया, सो उसे 2 महीने का स्कॉलरशिप मिला था। चाहे तो फ्रांस जाकर कोई कोर्स कर ले या खुद रिसर्च करके फ्रांस के बारे में कोई थीसिस लिख ले, ये उसकी मर्जी पर निर्भर था। उसने थीसिस लिखना चुना था, इसलिए वह सारे फ्रांस में घूम रही थी। तकरीबन रोज उसका खत आता था। अभी कल ही तो खत आया था, लंबा खत, विशी से। कई जगहों से शैतो और आर्ट गैलरियां और म्यूजियम के गिरजे देखती देखती वह विशी पहुंची थी, जहां सेहत बख्श पानियों के चश्मे थे। और सिर्फ फ्रांस से ही नहीं, सारे यूरोप से लोग उन चश्मों का पानी पीने और नहाने वहां आते थे, सेहत याब होने के लिए। खत विशी से आया था, फोन पेरिस से कैसे आ गया? वापस पेरिस आ गई है आज, पर फोन क्यों किया? जब तक कोई खास मुसीबत ना हो वह इस तरह फोन करने वाली नहीं। मुसीबत के वक्त भी मुझसे छिपाती रहती है, मां को तकलीफ ना हो इसलिए। पगली बेटी मेरी। और सैकड़ों दलीलों से घिरी मैं घर पहुंच गई। फोन पर आवाज जरा सी भी सुनाई नहीं देती थी। लगता था कज्जन की आवाज है। कज्जन की? कैंडी की नहीं। मैं और भी बदहवास हो गई। कज्जन यानी हमारे पड़ोसियों का बेटा।
कैंडी सीनियर कैम्ब्रिज कर चुकी थी और कज्जन किसी कॉलेज में पढ़ता था। जब हम इस ग्रेटर कैलाश वाले मकान में आए थे, वह ऊपर रहते थे और हम नीचे। मकान नया ही बना था, इस कारण हम दोनों किराएदार तकरीबन 2-1 हफ्तों के अंतर से ही इस मकान में आए थे। इसलिए उनका सामान ऊपर चढ़वाने की जिम्मेदारी हमारी बनती थी, हमारी यानी मेरी और मेरी दोनों बेटियों की। इस तरह यह जान पहचान शुरू से ही बहुत अच्छे रिश्ते में बदल गई थी। पर वे और किस्म के लोग थे, धीरे धीरे मन से दूर होते गए। उनकी अपनी दुनिया थी जिसमें हीरे बेचे जाते थे, लाखों का व्यापार होता था। किसी किताब के लिए कोई जगह नहीं थी। अंतहीन शोर था जो सुबह ब्रेकफास्ट के समय तली जाने वाली पूड़ियों से शुरू होता था और आधी रात तक दोस्तों मेहमानों के जमघट और जमावड़े में शराब के दौरों के साथ और ताश की जीत हार के बेइंतहा कोलाहल के साथ चलता रहता था। हम नीचे थे, सो हर वक्त लगता था कि सिर पर हथौड़े चल रहे हैं। धम धम चलते पैरों की गड़गड़ाहट, आने जाने वाले उन्हीं की किस्म के लोगों के सीढ़ियां उतरने चढ़ने का बेइंतहा शोर, आधी रात तक मोटरों के स्टार्ट होने की और मोटरों के दरवाजों के खुलने और खटाक से बंद होने की आवाजें जो ठहरी हुई रात में गड़गड़ाती हुई गूंजती रहती। आधी रात तक उनके दोनों नौकरों की ऊंची ऊंची बातें और सैकड़ों बर्तनों की खनखनाती गूंज। कोई भी ऐसा कमरा नहीं था जहां आवाजें कम आए। पिछले कमरे के ऊपर जो कमरा था उसमें औरतें अपनी सहेलियों के साथ बैठी ताश खेलती रहती और पान खाती रहती। अगले बड़े कमरे में मर्द शोर करते रहते, ताश जैसे पहलवान अखाड़ों में दंगल कर रहे हों। कई बार मैं घबराकर बाहर निकल जाती। घर के करीब सामने ही एक पार्क था, उसमें जा खड़ी होती। आसपास के सब घर शांत अंधेरे में अनजान बच्चों की तरह सो रहे होते। सिर्फ एक हमारे घर के ऊपर वाले हिस्से से बेइंतहा शोर, गिलासों और बर्तनों की आवाजें, पैरों की गड़गड़ाहट और रोशनी उछलकर बाहर निकल रहे होते। कैसी बदकिस्मती है, मैं सोचती। और सुबह बाहर हमारे लॉन की घास पर कागज, अधजली सिगरेटों के टुकड़े, केले के छिलके, टूटे हुए गिलासों के टुकड़े और जाने क्या क्या पड़ा होता। सबसे कोफ्त वाली चीज थी घास का जगह जगह मुंह में घुले हुए पान की पिच से फेंकी पीठ से सुर्ख हो जाना। उफ, जैसे हमारा लॉन न हो, कूड़ेदान हो। पर मैं जब भी उन लोगों से बात करने की कोशिश करती, वह आगे से इस तरह चीखते कि सारे दिन का कबाड़ा होकर रह जाता। सामने वाले घर में बड़े शाइस्ता लोग रहते थे और सारे आस पड़ोस में जिस इकलौते परिवार से दोस्ती का रिश्ता था वह बस उन्हीं के साथ था, सुरिंदर सहगल और बिमला जी। उन्हें मैंने 2-4 बार कहा था कि हमारे ऊपर वालों से बात करें। आखिर आदमी से इस तरह के झगड़े वाली बात आदमी ही कर सकता है, पर पराए घर के झगड़ों में कोई भी नहीं पड़ना चाहता। इस बेइंतहा शोर वाले घर में एक खामोश और बिल्कुल अलग तरह का लड़का था, कज्जन। कैंडी और वह मिलकर किताबों की बातें करते, म्यूजिक सुनते, सैर करते। ऊपर वाले घर में क्योंकि किताबों के लिए और संगीत के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए कज्जन को भी जैसे हमारे घर में पनाह जैसा एहसास होता था। जब भी वह दोनों मिलकर बैठते, नीचे वाले किताबों से और रिकॉर्डों से भरे हुए घर में ही, यानी हमारे घर। कज्जन कहता, उस हीरो वाले पैसे से मेरा कोई वास्ता नहीं, मैं तो कुछ और करूंगा, अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा और अपने आप को कैंडी तेरी दोस्ती के काबिल बनाऊंगा। और 2 वर्षों की मासूम मगर बहुत गहरी दोस्ती के बाद कज्जन फ्रांस चला गया, कैंडी की दोस्ती के काबिल बनने के लिए। कैंडी लड़की ही ऐसी थी, उसकी दोस्ती के काबिल बनने के लिए तो मुझे भी खास कोशिश करनी पड़ती थी। कई किताबें ऐसी थीं जो पहले उसने पढ़ी, फिर मुझे पढ़ाई, और फिर अर्पणा और मैं और वह तीनों बैठकर उनके बारे में बातें करते। यह वही कज्जन था जिसका फोन आ रहा था पेरिस से, और फोन पर कहीं बात सुनाई नहीं दी थी अर्पणा को।
हम दोनों धड़कते कांपते कलेजे से फोन के पास बैठी थी, कज्जन के फोन के इंतजार में। वक्त चल ही नहीं रहा था। शाम के 5 बजे से 8 बज गए। हार कर मैंने ऊपर वाले घर से पूछा कि कज्जन का टेलीफोन नंबर क्या है। टेलीफोन नंबर तो विशी का ही था, जहां से कैंडी का अभी कल ही खत प्राप्त हुआ था। उसमें उसने लिखा भी था कि कज्जन जिस हॉस्टल में रहता है वह भी उसी में रह रही है। फोन चाहे पेरिस से आ रहा था, लेकिन मैंने विशी की कॉल बुक करवा दी। उस रात जब कॉल नहीं मिल रही थी, मैंने किस किस की मिन्नतें नहीं की। टेलीफोन वाली लड़कियों की, सुपरिटेंडेंट्स की, जिस जिसका कोई वाकिफ था उसकी, पर कॉल नहीं मिल रही थी। रात के कोई 12-1 बजे कज्जन की आवाज फिर सुनाई दी, पर पूरी बात फिर भी समझ में नहीं आ रही थी। मेरी बुक करवाई हुई कॉल कोई 1:45 बजे मिली। कॉल लंदन के रास्ते मिल रही थी। लंदन के एक्सचेंज वाली लड़की कह रही थी कि फ्रांस के एक्सचेंज वाली लड़की सिर्फ फ्रेंच में बोल रही है। किसी को किसी की बात समझ नहीं आ रही थी। रात के कोई 2:30 बजे ऊपर वाले घर में कज्जन का फोन आया। मैं भागती हुई ऊपर गई। अब उसकी आवाज साफ थी। कैंडी जल गई थी। कब? मेरे पैरों के नीचे जमीन कांप रही थी। नहीं आंटी, घबराने की कोई बात नहीं, अब ठीक हो रही है। पर जली कब? 12 तारीख को। 12 तारीख से? मुझे क्यों नहीं बताया? मैं रुआंसी हो रही थी। उसने कहा था बताना नहीं। बोली अम्मी फिक्र करेंगी इसलिए। कहाँ है वो? अस्पताल में। घबराना नहीं मम्मी, बिल्कुल नहीं, वो ठीक हो रही है। मुझे बुलाने के लिए फोन कर रहे हो ना तुम? मेरी रुलाई फूट पड़ी। अगर आपका मन हो तो आ जाइए, वैसे वो ठीक हो रही है। कहाँ? विशी में? नहीं, मैं लियो से बोल रहा हूँ। हम उसे यहाँ ले आए थे। तो जरूर कुछ ज्यादा हुआ होगा ना बेटे, नहीं तो तुम दूसरे शहर में क्यों लाते? यहाँ एक स्पेशल अस्पताल है जल जाने वालों के इलाज के लिए, इसीलिए। मैं आती हूँ, उसे कह दो मैं आ रही हूँ। फोन कट गया। अर्पणा और मैं दोनों रोती रोती, अपनी आवाज को होठों के पार घोटती, एक दूसरे को सहारा देती नीचे आ गई। रात बीती नहीं, छाती में से एक एक फंसा हुआ कांटा निकालने में गुजरी, शूलों पर। अगले दिन छुट्टी थी, सारे दफ्तर बंद। वह सारा दिन, सवेरे पौ फटने से लेकर रात के 3:30 बजे तक, जब हवाई जहाज फ्रांस के लिए चला, मैं दिल्ली की वीरान सड़कों पर बदहवास भागती फिरी। मिनिस्टरों के घर, रिजर्व बैंक के अफसरों के घर, फ्रांस के एम्बेसडर के घर, व 50 जगहें और। सिर में बार बार एक ही बात गूंजती रही, उसे कह दो मैं आ रही हूं। कैंडी, मैं आ रही हूं, मेरा इंतजार करना मेरी बच्ची। जाते समय पता नहीं कैसे मैंने सुखमनी साहिब का गुटका भी साथ रख लिया। बहुत देर से मेरा रिश्ता खुदा से कुछ यूं खामोश है, जैसे बीबी खाविंद को साथ रहते रहते जब साल दर साल गुजर जाएं, तो महज खामोशी ही बाकी बची रह जाती है। अगर कभी बहुत कुछ अच्छा हो गया जिंदगी में, तो उसकी तरफ देखकर शुक्राने में नजरें झुका दी। और अगर जिस तरह आम होता ही रहता है, खराब हो गया तो उससे रूठ गए। अगर तुझे मेरा ख्याल नहीं तो जा, मैं नहीं बोलती तुझसे। पर जिंदगी में जो भी ऊटपटांग घटता रहा था आज तक, कभी इस तरह का कुछ नहीं हुआ था कि जमीन हिचकोले खाने लगे और खड़े रहने के लिए किसी दरख्त का या टूटी दीवार का या सिर्फ हवा का ही सहारा लेने के लिए हाथ यूं सामने फैल जाएं बेबसी में। बेबसी जैसी बेबसी, बदहवास, जैसे सांस गले में रुक गई हो, किसी सख्त पथरीले गोले की तरह। वक्त जैसे दम साध कर खड़ा हो गया हो। रात के अंधेरे जिस्म में जैसे सैकड़ों हजारों डरावने नाखून उगाए हों। पसलियों के ऊपर जैसे मनोभारी कोई सिल किसी ने ला रखी हो। जहाज जहां भी रुकता, वहीं बत्तियों की चकाचौंध होती, लोगों का आना जाना। मैं सोचती, इन बत्तियों को नहीं पता, इन लोगों को नहीं पता,
नहीं तो सारा आलम सांस रोककर खड़ा हो जाता। रास्ते में सुखमनी साहिब का पाठ करने की कोशिश की, पर अक्षर कभी बेकिनार पानियों में घुल जाते, कभी मरुस्थलों के रेत पर रेंगने लगते, कभी बैठ जाते, कभी खड़े हो जाते, कभी चल पड़ते, और अक्षरों की भीड़ में से कोई भी अक्षर पहचाना न जाता। कैंडी जब उस रात को एयर फ्रांस की फ्लाइट में चढ़ी थी, 27 मई को वह दिन याद आता। वह वक्त जब उसने काला सूट पहन रखा था। काला सूट जाते समय क्यों पहन बैठी है? मेरी पड़ोसन ने नागवारी से पूछा था। पता नहीं, कल खास तौर से जाकर काला कपड़ा लाई है। दर्जी से अर्जेंट सिलवाया है। आज सुबह मेरे साथ बाजार गई थी। बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड कर यह पीला लाल राजस्थानी दुपट्टा मिला है। मैंने हंसकर कहा। सुंदर लग रही है ना? मैंने अर्पणा से पूछा। वह तो है ही सुंदर। अर्पणा उसे बहुत प्यार करती थी, पर किसी वक्त उसकी तारीफ होती ही जाए तो जरा सा रोष भी दिखाती थी। छम छम करती हुई वह अंदर बाहर घूम रही थी, अपने कपड़े पैक करती हुई। हाउस कोट तो सच यूनिवर्सिटी हॉस्टल में ही रह गया। उसे एकदम याद आया। मेरा ले जाना। ओह, छो स्वीट। और वह मेरे गले लग गई। बात बात में बहाने बहाने वह मेरे गले में बाहें डालती रहती थी, मेरा मुंह चूमती रहती थी। जरा भी उदास हूं, चुपचाप रात को आकर मेरे गले से लगकर लेट जाती थी। मुझे नींद नहीं आ रही, आपके पास लेट जाऊं? और मुझे पता होता था कि अपनी नींद के कारण नहीं, सिर्फ मेरे उनींदे के कारण वह मेरे गले लगकर सो गई है। उसका जाना भी अजीब था। स्कॉलरशिप मिला था 2 महीनों के लिए फ्रांस जाने का। टिकट मिल गई थी, सिर्फ टिकट पर फ्लाइट की तारीख डलवानी थी। 15 तारीख को जाना था। रोज मेरे साथ एयर फ्रांस के दफ्तर जाती, अगले दिन की फ्लाइट कैंसिल करवा के उससे अगले दिन की तारीख डलवा लेती, और इस तरह 11 दिन गुजर गए थे। कैंडी, अजीब बात है, तेरी उम्र में किसी को बाहर जाने का चांस मिले तो कोई उड़ता फिरे, एक दिन भी जाया ना करे, और तूने 11 दिन गंवा दिए हैं। मैंने आखिरकार खींच कर कहा। आपको इतना भी पता नहीं कि मैं क्यों नहीं जा रही? वह लाड से मेरे गले लग गई। तुम साथ चलो ना, फिर जाऊंगी। पगली लड़की, चल तू अब जरा राह तो देख कर आ, फिर तीनों मिलकर चलेंगे। तू हमारी गाइड बन जाना। क्यों अर्पणा? मैंने उसके स्याह रेशमी बालों को दुलारते हुए कहा। नहीं, मेरा मन नहीं होता आपसे बिछोड़ने को। और वह मचल गई बच्चों जैसी। पागल है तू तो, इतना अच्छा मौका कोई छोड़ता है? चल, अब 1.5 महीना ही रह गया है ना बीच में। 15 दिन तो माँ की परिक्रमा करते ही गंवा लिए तूने। भाग जा अब। अच्छा, 28 तारीख को जाऊंगी। भाई, 28 तारीख को तो मैंने उन हंगेरियन लेखकों को बुलाया हुआ है। तुझे एयरपोर्ट छोड़ने किस तरह जाऊंगी? लो जी, फ्रांस अकेले भेजते हैं, और एयरपोर्ट तक अकेले नहीं जा सकती मैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर 29 को जाना। पर उसी दिन किसी ने उसे बताया कि 30 तारीख तक जो स्टूडेंट्स ना पहुंचे उनका स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाता है। सो उसने अगले दिन यानी 27 तारीख की फ्लाइट ही बुक करवा ली। काला स्याह सूट, ऊपर राजस्थानी मलमल का पीला सुर्ख दुपट्टा, फुंदनों वाली परांदी, माथे पर सिंदूर की चौड़ी गोल बिंदी, शहद के कटोरे जैसा मुंह, चांदनी के कटोरों जैसी आंखें, पैरों में पायल, गले में काली चांदी का मोटा हार। छमछम करती वह जिस वक्त एयरपोर्ट पर इधर से उधर जाती, सैकड़ों आंखें उसके साथ साथ घूम जाती, और गर्व से मेरी छाती में सांस चौड़ा होकर फैल जाता, छाती के माप से भी बड़ा। जितना लंबा वह सफर था, यहां से फ्रैंकफर्ट का और फिर फ्रैंकफर्ट से पेरिस का, उतना लंबा सफर कभी किसी ने नहीं किया होगा। वह सफर दिन रात की हदें पार करके असीम वक्त में फैल गया था। रुका हुआ बूढ़ा वक्त किसी तरह भी चल नहीं पा रहा था। वह सफर असीमता से असीमता तक का सफर था, लगता था कभी खत्म नहीं होगा। पेरिस एयरपोर्ट पर एक आदमी मुझे ढूंढ रहा था।
15 तारीख को ही दिल्ली से एक दोस्त कमल बख्शी ने पेरिस में इंडियन एम्बेसी को फोन कर दिया था और वह एम्बेसी का एक अफसर मुझे हौसला देने के लिए और आगे लियो की फ्लाइट में बिठाने के लिए आया हुआ था। पर उससे मिलने से पहले मैं एम्बेसी में फोन करने की पूरी कोशिश करके हार चुकी थी। मेरे डॉलर वहां कहां खुलने थे कुछ पता नहीं चल रहा था। एक जगह फोन पड़ा देखा, शायद लुफ्तांजा का ही दफ्तर था और मैं उनकी पैसेंजर थी, पर वहां ड्यूटी पर कोई फ्रेंच आदमी था। उसे मेरी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। डायरेक्टरी देखने की कोशिश की, वह भी फ्रेंच में थी। बदहवासी की हालत में मीलों तक फैली एयरपोर्ट पर मैं घूम रही थी कि उस आदमी ने आकर मेरा नाम पूछा। इतने कड़े वक्त में भी एक छोटी सी बात से जो छोटा सा आराम मिलता है वह हैरानी की बात है। उसने कहा, एम्बेसी के फर्स्ट सेक्रेटरी दिलावरी साहब उसी सुबह लियो चले गए थे, वह वहीं होंगे। क्यों, ज्यादा खराब थी हालत? मैं और घबरा गई। नहीं, आज सुबह दिल्ली से कमल बख्शी का फोन आया था, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से। उन्होंने पर्सनल रिक्वेस्ट की थी कि बच्ची का ख्याल रखें, सो एम्बेसडर साहब ने दिलावरी साहब को भेज दिया। लेकिन हालत का कुछ पता है? देखिए, 12 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था, आज 16 हो गई है। अगर अभी तक ठीक है तो परमात्मा ठीक ही करेगा आगे भी। परमात्मा को ठीक करना पड़ेगा, मेरे दिल ने पूरी दृढ़ता से कहा। वह मुझे लियो की फ्लाइट तक पहुंचाकर चला गया। फ्लाइट में अभी 2 घंटे बाकी थे। मैं बेंच पर बैठी थी, टांगों में खड़े रहने की हिम्मत नहीं थी, पर मन था कि किसी पागल जानवर की तरह बदहवास दौड़ रहा था इधर से उधर, और उस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लगा जिस जंगल में मन बदहवास पागलपन में दौड़ रहा था, उस जंगल में भी आग लगी हुई है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फ्लाइट अनाउंस हुई, जाकर बैठी। हवाई जहाज लियो उतरा। आगे कज्जन और एक लंबा ऊंचा सरदार मुझे लेने के लिए खड़े थे। कज्जन ने झुककर मेरे पांवों को छुआ। यह दिलावरी साहब हैं, उसने बताया। कैंडी का क्या हाल है? वाहेगुरु ठीक करेंगे, दिलावरी ने कहा। उनकी आवाज संभली हुई थी। मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ। कोई खतरा तो नहीं? वाहेगुरु के आगे अरदास करो। वह मेरा छोटा सा बक्सा अपने हाथ में लेते हुए बोले। मेरी टांगों में से जैसे जान निकल गई। कज्जन की बाह का सहारा लेकर मैंने सिर उसके कंधों पर रख दिया। सारी राह का रोका हुआ रोना जैसे छाती फाड़कर बह निकला। वाहे गुरु कहो जी। दिलावरी साहब मुझे तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे। पहले यह सामान रख लें? नहीं, पहले मुझे मेरी बेटी के पास ले चलो। अस्पताल, सफेद किले जैसी ऊंची इमारत, बाहर कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। भयानक खामोशी। सीढ़ियां चढ़ते हुए लगा जैसे किसी खंडहर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। ऊपर छोटी सी लॉबी थी, सीढ़ियों की ही लॉबी। 4-5 जितने भी दरवाजे उस लॉबी में खुलते थे सब बंद थे भीतर से। सामने की दीवार पर एक फोन लगा था। उसका रिसीवर उठाकर कज्जन ने उसके माउथ पीस में फ्रेंच में कुछ कहा और फिर फोन रख दिया। एक छोटा सा बेंच पड़ा था। हम तीनों खामोश उस पर बैठ गए। आधा घंटा बीत गया, कोई दरवाजा नहीं खुला। कज्जन ने फिर उस फोन के माउथ पीस पे कुछ कहा फ्रेंच में, जैसे मिन्नतें कर रहा हो। एक ही लफ्ज बार बार दोहराता था जो जरा सा समझ में आता था, मर्सी। युगों जितने लंबे अंतराल के बाद एक दरवाजे का सिर्फ ऊपर का हिस्सा खुला, खिड़की की तरह। सफेद कोट वाला एक आदमी, शायद डॉक्टर था। कज्जन ने उसे जाकर समझाया, मेरी तरफ हाथ कर करके। शायद कह रहा था कि यह उसकी मां आई हैं। माना यह मिलने का वक्त नहीं, पर यह इतनी दूर से आई हैं। अपनी बेटी को एक नजर देखना चाहती हैं। मेहरबानी कीजिए। वह डॉक्टर चुपचाप सुनता रहा, कुछ नहीं बोला, फिर खिड़की बंद करके चला गया। एक और युग के बाद साइड वाला दरवाजा खुला। कोई नजर नहीं आया,
सिर्फ दरवाजा खुल गया। कज्जन ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाया। दिलावरी, मैं और कज्जन उस दरवाजे में दाखिल हुए। यह एक गलियारा था, बरामदा। बाईं तरफ मोटे आर पार न दिखने वाले ओपेक शीशे और दाईं तरफ कमरों की कतारें, जिन्हें इस गलियारे से अलग रखने के लिए बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियां थीं, और वह खिड़कियां कमरों के भीतर से बंद थीं। 5-7 कमरे लांघ कर अचानक हम सब ठिठक कर रुक गए। सामने कैंडी थी, कांच की दीवार के उस पार, खाट पर लेटी हुई सीधी, उसी तरह खूबसूरत, दमकता चेहरा, चमकती चांदनी के कटोरों जैसी आंखें, तीखे तराशे हुए नाक में हीरे की लौंग, स्याह रेशमी बाल सिरहाने फैले हुए। कैंडी, मैंने कहा। कज्जन ने लकड़ी की दीवार से लगे टेलीफोन का रिसीवर उठाकर मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैंने देखा, कैंडी मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। उधर अंदर नर्स ने टेलीफोन का एक छोटा सा रिसीवर उसके कान से लगा दिया। कैंडलू, क्या हाल है मेरे बच्चे? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं अम्मी, आप कैसे आ गईं? मुझे पता लग गया था मेरी बेटी बीमार है। मैं दौड़कर आ गई। बड़ी बहादुरी से मैं आंसू छिपा रही थी। आवाज में मुस्कुराहट भर रही थी। आवाज के कंधों को दोनों हाथों से पकड़कर लड़खड़ाने से बचा रही थी। आपको कज्जन ने फोन किया था? मैंने उसे कहा भी था कि अम्मी को फिक्र में मत डालना, मैं तो अब ठीक भी हो जाऊंगी। मुझे मालूम है तू ठीक हो जाएगी, इसीलिए तो आई हूं। फिर हम दोनों सैर करेंगे ना? कहाँ? वह मुस्कुरा रही थी। उसकी आवाज में विश्वास था, उत्साह था, चाव था, तसल्ली थी। माँ आ गई है, अब सब ठीक हो जाएगा। जो भी जगह तुझे पसंद हो। मैं तो वापस आ रही थी, रास्ते में ग्रीस जा रही थी। वापस आ रही थी, मेरी अतड़ियां जैसे किसी ने नोच दी। ग्रीस चलेंगे फिर? नहीं, अब नहीं जाना ग्रीस। तो लंदन चलेंगे। ठीक है, लंदन चलेंगे। जल्दी ठीक हो जा तू। मैं तेरे पास ही बैठी हूं, बिल्कुल तेरे पास, तुझे झोली में लेकर। पर यह लोग तो आपको मेरे पास नहीं आने देंगे, झोली में सिर नहीं रखने देंगे। वह उदास हो गई। बस एक आध दिन की ही तो बात है, फिर तू और मैं गले लगकर लेटी रहा करेंगी सारा दिन, सारी सारी रात, और तू फटाफट ठीक हो जाएगी। पर लंदन का वीजा? वीजा सब बनवा देंगे यह दिलावरी साहब, तू फिक्र ना कर। इन्हें मालूम है किसने फोन किया था? कमल बख्शी ने। वह मुस्कुरा पड़ी। आप मेरे पास ही रहोगे ना? बिल्कुल पास मेरी रानी बेटी, मैं दिन रात यहीं तेरे पास बैठी रहूंगी। इतनी देर में उसकी नर्स ने पता नहीं उससे क्या कहा। वह उदास हो गई। कहने लगी, अम्मी, आपने खाना खाया कि नहीं अभी? जरा कज्जन को फोन देना। मैंने फोन कज्जन को थमा दिया। कज्जन अभी उससे बात कर ही रहा था फ्रेंच में कि गलियारे के दरवाजे के पास वही सफेद कोट वाला डॉक्टर नजर आया। हमें हाथ के इशारे से बाहर जाने के लिए कह रहा था। कज्जन ने कहा, चलो अम्मी, कैंडी कहती है पहले मेरी माँ को खाना खिला, फिर सुला दे, थकी हुई आई है इतनी दूर से। पर क्यों? मैं रात को यहाँ बरामदे में नहीं बैठ सकती? क्या करोगे बैठकर? दिलावरी साहब ने कहा, अपनी बेटी के पास रहूंगी, उसे हौसला रहेगा, मुझे भी रहेगा। नहीं, वह डॉक्टर नाराज होगा। भीतर नर्स भी नाराज हो रही है। हम यहाँ किसी को नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। कज्जन की आवाज उदास थी। अस्पताल का कानून नहीं तोड़ना कोई भी, हमें उनकी जरूरत है, दिलावरी ने कहा। मैंने कैंडी की तरफ देखकर हाथ हिलाया, निहायत बेबसी से। वह मुस्कुरा पड़ी। उसकी झालरों जैसी पलकें कांपी। हम सब चले आए वहां से। दिलावरी कहने लगे, अगर आपका जी घबराता हो तो मैं भी वहां चलता हूं, जहां आपके रहने का इंतजाम कज्जन ने किया है। वैसे मैं एक होटल में ठहरा हूं। नहीं, कोई बात नहीं, मैंने कहा। अगर कहें तो मैं चलकर आपको पाठ सुनाता हूं। नहीं, जी नहीं करता, उसी का आसरा है, दिलावरी ने आह भरकर कहा। और किसी उसके आगे मेरा सारा वजूद झुक गया।
आसरा दिए रहना खुदाया, इस वक्त तेरे आसरे की बहुत जरूरत है। कोई खतरा तो नहीं है ना? मैंने डर कर दिलावरी से पूछा। देखिए, आप सब कुछ उस ऊपर वाले के भरोसे नहीं छोड़ सकती। उसे ही मालूम है कि क्या ठीक है। क्या मतलब? इस वक्त तो ठीक एक ही बात है कि वह ठीक हो जाए, किसी भी तरह, बस। नहीं, यह आपकी समझ के मुताबिक है। उसकी समझ के मुताबिक क्या ठीक है, यह हम किस तरह जान सकते हैं? मसलन अगर वह ठीक हो भी जाए तो क्या पता उसके हाथ ना हिले या टांगे ना चले। फिर बताइए, क्या वह जीना चाहेगी? और आप उसे बचाकर भी क्या करेंगी फिर? अब मैं बिल्कुल डर गई थी, कांप कर खड़ी हो गई। आपको कुछ मालूम है जो आप मुझे नहीं बता रहे। डॉक्टर ने आपको क्या बताया है आज सुबह जब आप आए थे? असल में वह बहुत ज्यादा जल गई है। पर उसका चेहरा नहीं देखा आपने? आंखें? मुझे तो वह बिल्कुल ठीक लग रही है। मेरा कलेजा कांप रहा था, आवाज फंस रही थी। पर मैं जैसे अपने लफ्जों से भी, दिलावरी से भी और कज्जन से भी छोटा सा एक विश्वास, उम्मीद की एक कच्ची डोर मिन्नत करके मांग रही थी। उसकी बहादुरी की तो दाद दे रहे हैं हम सब। बड़ी शेरनी बच्ची है, पर डॉक्टरों के भी तो बस में नहीं। 3rd डिग्री बर्न है। 3rd डिग्री क्या होती है? मुझे जैसे फांसी की सजा सुनाई जा रही थी। घबराकर मैंने पूछा। आप वाहे गुरु का नाम लीजिए, उसका ही आसरा है, और गिनतियों में न पड़े इस वक्त। कहें तो मैं आपके पास बैठकर आपको पाठ सुनाऊं? नहीं, आप सुबह के आए बैठे हैं, जाकर आराम करें। सुबह सही, मैंने हार कर कहा। सातों बाजियां हार कर, अपने आप को भी हार कर, और दिलावरी अपने होटल चले गए। मुझे कज्जन एक स्टूडेंट्स होटल में ले आया। वहीं उसने मेरे लिए कमरा रिजर्व करवाया था। वह खुद भी वहीं ठहरा हुआ था। कज्जन ने कहा, क्या खाओगे अम्मी? नहीं, कुछ नहीं खाया जाएगा। मैं एकदम जैसे निढाल हो गई थी, जैसे बेइंतहा थकान ने मेरे अंगों को बिल्कुल बेजान कर दिया था। फिर मैं भी नहीं खाऊंगा, कज्जन ने फैसला किया। नहीं प्लीज, तू जिद मत कर। अच्छा, फिर एक एक प्याला कॉफी का पीते हैं। ठीक है। वह चला गया और कागज के 2 प्यालों में कॉफी ले आया। पर कज्जन, हुआ किस तरह यह? अभी 1 हफ्ता पहले पेरिस से आई थी मेरे पास। कज्जन की आवाज आंसुओं से भीगी हुई थी। अब तो हम ग्रीस जा रहे थे। 13 तारीख को यहां से चल देना था। 14 को तो उसका स्कॉलरशिप खत्म हो रहा था। बड़ी मुश्किल से ग्रीस का वीजा मिला था, क्योंकि वहां पॉलिटिकल गड़बड़ है। तो फिर क्यों जा रहे थे वहां? एक कुक था उस विशी के हॉस्टल की कैंटीन में, मेरा दोस्त था। उसने कहा, ग्रीस में गड़बड़ है और उसके बुजुर्ग माँ बाप वहां हैं, और चिट्ठी तार कोई आ जा नहीं रही। बस कैंडी कहने लगी, तू फिक्र ना कर, मैं घर लौटते हुए वहां से होकर जाऊंगी और उनका खत हिंदुस्तान से तुझे पोस्ट कर दूंगी। जिस दिन यह एक्सीडेंट हुआ, मैं तो सुबह अपने काम पर गया हुआ था। दोपहर कोई 3 बजे वापस लौटा। यह अपने कमरे में सामान पैक कर रही थी, रात वाला लुंगी कुर्ता पहने हुए ही। मैंने कहा, तू जाकर खाना खा आई है? कहने लगी, नहीं, मैं तो सुबह से अम्मी को चिट्ठी लिख रही थी और फिर सामान बांधने लग पड़ी। खाना तो याद ही नहीं रहा। मैंने कहा, पागल, तेरी चिट्ठी पहले पहुंचेगी या तू? खैर, चल किसी कैफे से कुछ खा पी आते हैं, फिर सामान बांधेंगे। कहने लगी, मैं तो अभी नहाई भी नहीं, और मैंने यह मटर और टमाटर रखे हुए हैं। मेरा जी करता है आज आखिरी दिन मैं तुझे अपने हाथों से दिल्ली के घर जैसे मटर बनाकर खिलाऊं। मैंने कहा, तू मटर वटर छोड़, उस स्टोव पर पानी रख कॉफी के लिए, और मैं अभी बाजार से खाने के लिए कुछ लेकर आता हूं। मैं वापस आया तो फायर ब्रिगेड का इंजन खड़ा था। भीड़ जमा थी। इसका कमरा तो 3री मंजिल पर था, लेकिन यह पहली मंजिल की सीढ़ियों में गिरी पड़ी थी और चीख रही थी कि चादर दो, क्योंकि सारे कपड़े इसके जल गए थे।
फायर ब्रिगेड वालों को डांट रही थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरा पासपोर्ट पूछे जा रहे हो। पहले मुझे कपड़ा ला कर दो, मैं नंगी पड़ी हूं। मैं दौड़कर चादर लाया, उसे लपेटा, एम्बुलेंस में अस्पताल ले गए। उन्होंने फर्स्ट एड दी। कहने लगे यह बहुत जल गई है, हमारे बस में नहीं इसका इलाज करना, इसे लियो ले जाओ, वहां स्पेशल अस्पताल है, वहीं ठीक इलाज होगा। सो हेलीकॉप्टर में लियो लाए। हेलीकॉप्टर में स्ट्रेचर रखने लगे तो मुझसे कहने लगी, मेरी माँ को मत बताना, फिक्र करेंगी, मैं अपने आप ठीक होकर बताऊंगी। पर जब डॉक्टरों ने कहा और कज्जन ने आंखें झुका ली, पल भर रुका, गले में अटका मेरा सांस गश खाकर गिरने लगा जैसे। आहिस्ता से बोला वह, तो मैंने घबराकर आपको फोन कर दिया और वह मेरे घुटनों पर सिर रखकर रो पड़ा। मैंने अपने आप को बमुश्किल संभाला। यह बेचारा बच्चा ही तो था, मेरे घुटने पर सिर रखकर रो रहा था। और मेरी कैंडी कितना प्यार करती थी इसे, कितनी प्यारी दोस्त थी इसकी। मुझे उस पर ममता आई। मैंने उसका मुंह ऊपर उठाकर उसके आंसू पोंछे। सब ठीक हो जाएगा, अब मैं आ गई हूं ना, कैंडी ठीक हो जाएगी। तूने देखा नहीं, मुझे तकलीफ ना हो सिर्फ इसलिए वह अपनी विल पावर से ठीक हो जाएगी। कुछ देर बाद वह अपने कमरे में चला गया। अगले दिन दिलावरी वापस चले गए। सारा दिन कज्जन और मैं उस सफेद किले जैसे अस्पताल की उजाड़ ड्योढ़ी में बैठे रहे। 5 मिनट सुबह 9 बजे, 5 मिनट शाम को उन्होंने मिलने दिया, बस दूर से, शीशे की दीवार की परली तरफ से, टेलीफोन पर। आपने खाना खाया था? बिस्तर ठीक था? गर्म कपड़े लेकर आई हो ना? रात को नींद आई थी? कैंडी छोटी छोटी बातें पूछती रही। मैंने उससे पूछा ही नहीं, मेरी बच्ची यह किस तरह हो गया? आग कैसे लग गई मेरी कैंडलू? दर्द होता है? कहाँ कहाँ दर्द होता है मेरी रानी को? तुझे यह लोग खाने के लिए क्या देते हैं? तुझे कोई तकलीफ तो नहीं? यही सोचती रही कि वह सारा भयानक हादसा इसे फिर से याद ना आए। 2 उड़ते जाते पल जो यह मुझसे बातें कर रही है, कम से कम इनमें यह उन आग की लपटों को भूल ही रहे। और वह इतने हौसले से बात करती थी, इतने ठहराव के साथ, इतनी मुस्कुरा कर कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता था कि उसे कोई तकलीफ होगी। यही लगता था कि शायद इसका पांव या घुटना जल गया होगा। बस आराम से लेटी हुई है, ठीक हो जाएगी, कल नहीं तो परसों। फिर हम मिलकर सैर करेंगी, बातें करेंगी, कॉफी पिएंगी, धूप सेकेंगी, म्यूजिक सुनेंगी और फिर वापस अर्पणा के पास चली जाएंगी। हम बहुत सारी सैर करके डॉली के पास वापस जाएंगे। मैंने उससे कहा। अर्पणा का घर का प्यार का नाम डॉली था। नहीं अम्मी, डॉली को भी यहीं बुला लेंगे, फिर मिलकर सैर करेंगे। वह वहां अकेली किस तरह रहेगी? शाम को जब मिलने गई तो कहने लगी, अम्मी आपने कल भी यही साड़ी पहनी हुई थी, सुबह भी यही, क्यों सामान लेकर नहीं आई? मेरे आंसू उमड़ आए। उनका घूंट भरकर मैंने कहा, ओहो याद ही नहीं रहा बदलना। क्या कहती कि जब से आई हूं न मुंह हाथ धोया है, न नहाई हूं, न कुछ खाया है, न कपड़े बदले हैं। सिर्फ बार बार खुदा से यह कह रही हूं, देख मैंने इतने बरस कोई गुनाह नहीं किया, किसी चिड़िया का दिल भी नहीं दुखाया, जानबूझकर तो कतई नहीं दुखाया। अगर कहीं अनजाने में या अचेत ही किसी का मन दुख गया हो मुझसे, या कोई और गुनाह हो गया हो, तो मेरी फूल जैसी बच्ची से बदला मत लेना खुदाया। मुझे सजा देना, इंसाफ करना, अगर हो सके तो रहम करना। माफ कर दे दोस्त, जितनी सजा दे दी काफी है, बाकी की माफ कर दे, मेरी बेटी को ठीक कर दे। इसने अभी 26 नवंबर को 19वां साल पूरा करना है। पौने 19, यह भी कोई उम्र है इस तरह की यातनाओं की? यह तो खेलने खाने की उम्र है। फिर तुझे पता ही है, सारा बचपन इसने माँ की गरीबी भोगी है, बाप का गुस्सा और नफरत देखी है। अभी अभी तो हम जरा सा संभले हैं,
अभी अभी तो हमने पेट भरकर रोटी खानी शुरू की है। अभी अभी तो हमने शाम के वक्त बैठकर म्यूजिक सुनना शुरू किया था। अभी अभी तो हम मिलकर किताबों की बातें करने लायक हुई थी। अभी अभी तो हम जमीन से बालिश्त भर ऊंचा चलने लगी थी, क्योंकि तीनों इकट्ठी थी और तीनों बहुत गहरी दोस्त। दोनों बेटियों की दोस्ती की धूप ने अभी अभी तो मेरे अंगों की ठंड तोड़ी थी। ना मेरे परवरदिगार, हमें अलग मत करना। अगर कभी भी कोई भी कहीं भी मैंने भला काम किया है तो इस वक्त मेरी बच्ची की मदद करना। तू तो मेहरबान है, मेहर करना। और फिर अंदर से जैसे कोई संस्कारों की ही आवाज आती। वह चाहे तो लूला लंगड़ा आदमी पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाए, वह चाहे तो अंधे को आंखों की ज्योत ही नहीं सारे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाए, वह चाहे तो समुंदर में थल और थल में अथाह पानी भर जाए, वह चाहे तो। वह उदास होकर कहने लगी, पर मुझे तो लगता है मेरे ठीक होने में 2 महीने लग जाएंगे। मैंने सिस्टर से पूछा था, वह कहती थी 2 महीने लगेंगे। आप 2 महीने कहाँ रहोगी? इतना फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से मिलेगा? तो इतनी छोटी बातों की फिक्र न कर कैंडी, सब इंतजाम करके आई हूं। तेरे जसवीर मामे ने लंदन, अमेरिका, सब जगहों पर अपने दोस्तों को चिट्ठियां लिख दी हैं। जितने पैसों की जरूरत होगी झटपट आ जाएंगे। और फिर हमारी एम्बेसी ने कहा है फॉरेन एक्सचेंज का इंतजाम वो करेंगे। उसे तसल्ली देने के लिए मैं झूठ बोल रही थी। अच्छा, कज्जन से बात कराओ। मैंने फोन कज्जन के हाथ में थमा दिया। वह उससे फ्रेंच में ही बात कर रहा था। मुझे समझ में नहीं आया। वह अपनी नर्स की तरफ देखकर मुस्कुराई। नर्स से उसने कुछ कहा। नर्स भी मुस्कुराई। मैंने कज्जन से कहा, नर्स को क्या कह रही थी? कह रही थी, तेरी आंखें बड़ी सुंदर हैं, मेरी माँ की भी सुंदर है ना? और आंसू रोककर हम बाहर निकल आए। 5 मिनट खत्म हो गए थे। वह डॉक्टर बाहर गैलरी में खुलती खिड़की में खड़ा था, गुस्से में था। उसने कज्जन से फ्रेंच में कुछ कहा, जैसे डांट रहा हो। कज्जन जैसे उसे मना रहा था या शायद माफी मांग रहा था। क्या बात है कज्जन? मैंने धीरे से पूछा। वह कहते हैं हम उसे क्यों तकलीफ देते हैं। बोलना उसके लिए बहुत बुरा है, एक्साइटमेंट भी बुरी है। पर क्यों? वह तो ठीक हो रही है। कज्जन ने मेरी बात का तर्जुमा करके उसे समझाया। डॉक्टर ने बड़े जोर से कुछ कहा, जैसे कह रहा हो नहीं नहीं, और फिर बहुत कुछ और कहता रहा। क्या? मैंने कज्जन से पूछा। वह कहते हैं उसे बड़ी तकलीफ होती है बोलने से। वह आपसे कहती नहीं, बड़ी बहादुरी से बातें करती रहती है, पर उसे बहुत दर्द होता है। पर मैं हैरान थी। बेबसी, अजीब बेबसी में रोए जा रही थी। मेरा विश्वास जैसे डगमगा रहा था। पर क्यों? वह तो ठीक दिखती है। क्या क्या जला है उसका? मैंने डर कर पूछा। कज्जन मेरी बात डॉक्टर को और डॉक्टर की बात मुझे तर्जुमा करके बता रहा था, निहायत मायूस मरी हुई आवाज में। पैरों से गले तक सारी जली हुई है और जलन बहुत गहरी है। यह कहते हैं इतनी सारी चमड़ी उग ही नहीं सकती नई। मेरी चमड़ी उतार कर लगा दो ना उसे, प्लास्टिक सर्जरी नहीं हो जाती। डॉक्टर जैसे किसी बच्चे की मूर्खता पर मुस्कुराया। क्यों नहीं, मैं चुपचाप लेटी रहूंगी। धीरे धीरे आप मेरी टांगों की, बाहों की, पीठ की, पेट की चमड़ी उतार उतार कर उसे लगाते जाना। धीरे धीरे मेरी नई उगती आएगी। उसका जिस्म मेरी चमड़ी को जरूर कबूल कर लेगा। आखिर मैंने उसे अपने लहू मांस में से जन्म दिया है। मेरी चमड़ी क्यों नहीं मंजूर करेगा उसका जिस्म? कितना वक्त लग जाएगा? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने? मुझे मंजूर है। मैं चुपचाप लेटी रहूंगी। मैं डॉक्टर की मिन्नतें कर रही थी, रो रही थी, हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी थी, उसकी खिड़की पर अपना माथा टेक रही थी। डॉक्टर चला गया। कज्जन कहने लगा, कहता है अभी जला हुआ तो ठीक हो ले, फिर देखेंगे। मैंने इन लफ्जों में से वह लफ्ज सुने
जो पता नहीं उसने कहे थे या नहीं, पर मुझे उसकी आंखों में नजर आए थे। अगर बच गई तो देखेंगे। उसी बेंच पर बैठकर मैं रोती रही, बिल्कुल बेबस बेसहारा। मेरी बच्ची वहां थी, अंदर, 5 कदमों की दूरी पर, मगर सारे दरवाजे बंद थे, सफेद कफनों जैसे दरवाजे। बाहर सिवाय मेरे और कज्जन के कोई इंसान नहीं था, बिल्कुल उजाड़। और मैं निढाल उस बेंच पर बैठी रो रही थी। लगता था रोने की भी हिम्मत बाकी नहीं रही। वक्त के पैरों के साथ किसी ने चक्की के पाट बांध दिए थे। चक्की के वह पाट चल भी नहीं रहे थे, लेकिन मेरी सारी हड्डियां व मांस उनमें किस तरह पिसता जा रहा था। बहुत रात हो गई तो कज्जन मुझे सहारा देकर वापस हॉस्टल ले आया। सड़कों पर चलते लोग देखकर मन हैरान होता था। यह किस तरह बेफिक्र चल रहे हैं, इन्हें नहीं मालूम। डूबते दिन को और चढ़ते दिन को देखकर हैरानी होती थी। इन्हें नहीं मालूम। कभी यह भी हुआ है कि 6 दिन किसी को बाथरूम जाने की जरूरत न पड़े, टॉयलेट जाने की जरूरत न पड़े। दिन तो जरूर चढ़ता डूबता था, पर मेरा सारा जिस्म जैसे दम साध कर रुक गया था। न भूख, न नींद, न और कुछ। प्लीज कैंडी, प्लीज ठीक हो जा। मैं तेरे बिना नहीं जी सकती। मेरा मन बार बार कैंडी से बातें करता। प्लीज ठीक कर दो इसे, प्लीज मेरे सतगुरु। अगले दिन सुबह सुबह जाकर हम बैठ गए दरवाजे के बाहर, रोज वाले बेंच पर आज मैं हारी हुई थी। मन में किसी आस की उम्मीद नहीं थी। कज्जन बार बार उस टेलीफोन का रिसीवर उठाकर एक मिन्नत सी करता था, पर चारों तरफ की सफेद दीवारें खामोश थीं। आखिर वह खिड़की खुली। एक नर्स थी, बड़ी झुंझलाई खड़ी थी कमर पर हाथ रखकर। कज्जन ने मेरी तरफ हाथ करके उससे फ्रेंच में मिन्नत की। वह आगे से बहुत गुस्से में बोली और खिड़की बंद कर दी। क्यों, क्या बात थी? कुछ नहीं, कहती थी आज वीरवार है, मुलाकातों का दिन है, 3 से 5 तक। फिर आप सुबह से हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? मुलाकातों का दिन यानी? यहां हफ्ते में एक ही दिन लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने आते हैं, 3 से 5 तक, हर वीरवार। अचानक मुझे ख्याल आया, ठीक तो है, 2 दिनों से हमने यहां किसी और आदमी की शक्ल नहीं देखी। और भी तो मरीज हैं यहां, उनके भी रिश्तेदार, दोस्त, प्यार करने वाले होंगे। कोई किसी से मिलने क्यों नहीं आता? यह क्या अजीब दस्तूर है? पर क्यों? लोगों के पास वक्त कहाँ है? यहां तो कोई मर भी जाए तो लोग कई कई दिन मुर्दा घरों में रख छोड़ते हैं। जब कभी छुट्टी होती है जाकर दफना देते हैं। मैं कांप गई। ना करने की बातें मत कर। और मेरी हिचकियां बंध गईं। कज्जन ने मेरे कंधों के गिर्द अपनी बाजू फैला दी। हम बैठे रहे और जाना भी कहां था। कोई 12-1 बजे दरवाजा खुला। कैंडी की इधर वाली आंख में से एक आंसू बहकर कनपटी तक आ गया था। क्यों मेरे बच्चे, क्या बात है? मैं बिल्कुल घबरा गई। मुझे पानी नहीं देती यह नर्स। प्यास से मेरे होंठ सूखे जा रहे हैं। पानी नहीं देती। बच्चों जैसे वह मुझे शिकायत कर रही थी। बात करते हुए एक और आंसू बह आया। मेरा कलेजा हिल गया। कज्जन, क्या करें, किससे कहें? इसे पानी क्यों नहीं देते? कैंडी, तू नर्स से क्यों नहीं कहती? यह नर्स बहुत बुरी है। कहती है मैंने और भी तो 20 मरीजों का ख्याल रखना है। और सुबह कहती थी यू ब्लैक पीपल। कैंडी की आवाज बहुत सारे रोने के कारण भीगी हुई थी। रुलाई को वह अब भी मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही थी और मैं उससे। पर उसकी बाईं कनपटी पर जो एक आंसू बह रहा था वह मेरे कलेजे में खुरच कर एक लकीर खींच रहा था। मुझे नहीं पता था जब तक जीऊंगी यह खुरची हुई लकीर टीसती रहेगी। उस आंसू को न वह खुद पोंछ सकती थी, न मैं, न कज्जन। मुझे जूस ला दो, साथ में चेरीज। कौन सा जूस? बहुत सारे जूस, एप्पल, पाइनएप्पल और ऑरेंज।
नर्स ने हमें बाहर जाने के लिए कहा इशारे से, शीशे की दीवार के उस पार से। हम बाजार गए, 6 बोतलें जूस की खरीदी, पर चेरीज नहीं मिली। मुझे लग रहा था सारा लियो शहर उजड़ गया है, क्योंकि सारे शहर में मेरी बेटी की फरमाइश की चेरीज नहीं थी। मुझे उस वक्त नहीं मालूम था कि उस दिन के बाद मेरे लिए कश्मीर के सारे चेरी के बाग उजड़ जाएंगे, और जब कभी कहीं मैं चेरीज देखा करूंगी, मेरा जी करेगा उनके बागों में आग लगा दूं। जूस की बोतलें और कुछ फल लाकर हमने नर्स को दे दिए, उसी खिड़की में से। 3 बज गए। लोग हाथों में पैकेट लिए आना शुरू हो गए। दरवाजा खुल गया। मैं अंदर गई, कज्जन भी। कैंडी रो रही थी। जूस नहीं लाए आप? मुझे बहुत प्यास लगी है। जूस तो हम उसी वक्त लाकर नर्स को दे गए थे। मुझे तो किसी ने नहीं दिया। पर क्यों? पता नहीं। सवेरे जो डॉक्टर आता है कहता है पानी नहीं पीना, रात वाला कहता है पी, पर मुझे प्यास तो अब लगी हुई है। उसके होंठ प्यास से सूख कर सफेद हो रहे थे। लाल सुर्ख होंठ मुझे चुम्मियां देने वाले, जरा सा टेढ़ा होकर मुस्कुराने वाले, उदासी में सिगरेट के धुएं का घूंट भरने वाले, गाने वाले, कत्थक नाचते वक्त शोक अदा से खिलखिल पड़ने वाले, इतनी सयानी बातें करने वाले होंठ प्यास से सूख कर सफेद हो रहे थे। कज्जन भाग कर गया। एक खिड़की में से नर्स सब मरीजों के लिए उनके रिश्तेदारों से पैकेट ले लेकर अंदर रख रही थी। उसे जाकर कज्जन ने कहा। वह झटपट अंदर गई, जूस फीडिंग कप में डालकर कैंडी को पिलाने लगी, साथ ही दूसरे हाथ से उसका सिर सहलाती रही। फिर वह खिड़की के पास आई, कज्जन से बातें करने लगी। कज्जन ने कहा, यह कहती है इसकी अपनी बेटी जवानी में मर गई थी, इसलिए इसे मालूम है आपके मन की तकलीफ। मैं रो रही थी, वह भी रो रही थी। मैं वापस कैंटी के पास आई। जूस पीकर भी वह निढाल दिखाई पड़ती थी, बहुत घबराई हुई। मैंने टेलीफोन पर बात करने की कोशिश की। उसकी आवाज रुक रुक कर आ रही थी। बस इतना ही कहा, मैंने आपके लिए और डॉली के लिए 2 कोट खरीदे थे, मेरे ट्रंक में पड़े हैं, जैसे आखिरी संदेश दे रही हो। अब नहीं रोका जा रहा था अपने आप को। मैं उसके सामने ही रो रही थी। तू ठीक होकर मुझे अपने हाथों से देना। मैं सारी उम्र वही कोट पहनकर रहूंगी कैंडलू। हम मिलकर पहना करेंगी, बारी बारी से। मेरे बच्चे, तू ठीक हो जा प्लीज। मेरी हिचकियां मालूम नहीं उसे पूरी बात सुनने दे भी रही थी या नहीं। वह मेरे पास थी, मेरी लाडली बेटी, जिसे इतने बरस मैंने पोर पोर करके मेहनत मजदूरियां करके पाला था, और वह मेरे सामने मेरे हाथों से फिसलती जा रही थी। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था अभी भी। नहीं, मैं पास हूं ना, इसे कुछ नहीं हो सकता। कोई भी खुदा मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकता। और फिर वह कहने लगी, बस मैं थक गई हूं, और उसने आंखें बंद कर ली। रोते रोते मैं जमीन पर ही बैठ गई, उसी बरामदे में। अचानक सुखमनी साहिब का ख्याल आया। मैंने कहा, कैंडलू, मैं तुझे पाठ सुनाती हूं, तू चुपचाप सुन है। और मैं पाठ करने लग पड़ी, रिसीवर में। जह मात पिता सुत मीत न भाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाई। 5 मिनट जितनी देर मेरे आंसुओं ने इजाजत दी, मैं पाठ करती रही। फिर दूसरी तरफ से बहुत कमजोर आवाज आई, बस और नहीं सुना जाता अम्मी। और उसने आंखें जरा सी खोलकर मेरी तरफ देखा, सोए कमल फूल जैसी आंखें, और फिर आंखें बंद कर ली। मैं कज्जन के कंधों पर घिसटती हॉस्टल आई। एक कॉल दिल्ली बुक की, अर्पणा को, एक अपने भाई को, यह कहने के लिए कि सारी दुनिया के सारे हिस्सों में तेरे वाकिफ हैं डॉक्टर, मेरी बच्ची को बचा ले, नहीं तो तेरी डॉक्टरी किस काम आएगी। एक कॉल पेरिस एम्बेसी के लिए बुक की, एक तार दिलावरी को दी। प्लीज सेव हर, प्लीज आस्क द डॉक्टर इंचार्ज टू टेक स्पेशल केयर ऑफ हर।
प्लीज सेव माई चाइल्ड। अर्पणा, बंगला साहब जाकर अखंड पाठ रखवा दे। कहते हैं जब तक अखंड पाठ होता रहे कोई खतरा नहीं होता। टेलीफोन पर मैं चीख रही थी, रो रही थी, मिन्नतें कर रही थी। तकरीबन रात 9 बजे दिलावरी साहब का फोन आया पेरिस से। मैंने बड़े डॉक्टर से बात की है। वह कहता है आकर मिलने। मिलने का मतलब कोई खतरा है? बहन जी, आप वाहे गुरु कहो, अरदास करो। उसे ही पता है कि बच्ची की भलाई किसमें है। आप भी अरदास करो कि वह ठीक हो जाए। कज्जन और मैं वापस अस्पताल गए। डॉक्टर बहुत गुस्से में था, बड़ा डॉक्टर। उसे मैंने आज पहली बार देखा था। कहने लगा, मैं अपनी माँ के घर खाना खा रहा था कि फोन आया। मैं किसी एम्बेसी की परवाह नहीं करता। कौन होते हैं वह मुझे इस वक्त तंग करने वाले? वह मर रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ? अचानक उसने दरवाजे का निचला हिस्सा भी खोल दिया और गुस्से से कहा कि आ जाओ अंदर। फिर पता नहीं क्या हुआ, किस तरह हुआ। मैंने उसके पैर पकड़ लिए। अगले पल मेरा माथा उसके बूटों पर था। प्लीज डोंट फील अनॉयड। प्लीज सेव माई चाइल्ड। प्लीज डॉक्टर। मैं उससे भीख मांग रही थी। वह गुस्से में बोले जा रहा था। कज्जन ने कहा कि डॉक्टर कह रहा है कि उसे तो खुदा भी नहीं बचा सकता। 3rd डिग्री के बर्न है। सारा जिस्म जला हुआ है। एक मुंह नहीं जला ना, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा। वह पता नहीं तुम लोगों से बातें कैसे कर लेती है। मैं तो यही हैरान हूं कि वह इतने दिन किस तरह निकाल गई। इट्स अ शेयर मिरेकल। मेरी बच्ची मिरेकल कर रही थी अपनी विल पावर से। माँ को दुखी नहीं करना, इसलिए। माँ की दोस्त है ना, इसलिए। कज्जन कहने लगा, यह कहता है भीतर से डिसइंफेक्ट किए हुए कपड़े पहन लो और अंदर जाकर उससे मिल लो। नहीं कज्जन, अगर इसने बाद में बहाना बनाना है कि तुम अंदर गए थे इसलिए केस खराब हुआ तो नहीं जाते। मैं डर रही थी, बच्चों जैसी रो रही थी। डॉक्टर के आगे हाथ बांधकर खड़ी थी। डॉक्टर ने एक कमीज और एक पाजामा लाकर मेरे हाथ में थमा दिया और मेरी बांह पकड़कर मुझे एक छोटे से कमरे में धकेल दिया। मैंने कांपते हाथों से वह कपड़े पहने। बाहर आई तो वह गुस्से में मुझे बांह से पकड़कर कमरे की तरफ ले चला। मेरी बेटी की खाट के पास ग्लूकोज, खून, ऑक्सीजन और पता नहीं क्या क्या पड़ा था। मैंने झुककर उसका मुंह चूमा, माथा चूमा। उसने आंखें खोली। खुश्क होठों से पता नहीं क्या कहा, समझ नहीं आया। उसके वह बोल जो उस घड़ी मुझे समझ नहीं आए थे, वह सुनने के लिए मैं अपनी बाकी की जिंदगी कुर्बान कर सकती हूँ। क्या मेरे बच्चे? मैंने उसे फिर चूमा। यह जिंदगी में पहली बार था कि मैं उसके पास थी और उसने मुझे जोर से गले नहीं लगाया था। तरस कर मेरे गले नहीं लगी थी। बिल्कुल बेबस बेसहारा वह वहां लेटी थी। अचानक उस डॉक्टर ने वह पिंजरा सा उठा दिया जिसके ऊपर चादर डालकर उसे ढका हुआ था। जले हुए मांस की तेज दुर्गंध, गले से पैरों तक आलू की तरह भुनी हुई। अगर कोई भी उस वक्त मुझे उसके साथ बदल देता, उसका कर्जा मैं 10 जन्म उठाती रहती। अब भुनने की बारी मेरी थी और मैं आज तक भुन रही हूं, नंगे दहकते अंगारों पर। बस चलो अब बाहर, डॉक्टर का हुक्म था। चुपचाप रोते, हिचकियों से कांपते हम दोनों बाहर निकल आए। डॉक्टर कहने लगा, मैं इसीलिए तुम्हें अंदर नहीं लाना चाहता था कि अब सारी उम्र यह सड़ांध तुम्हारे दिमाग में से नहीं निकलेगी। इसलिए मैं किसी को भी अंदर आने नहीं देता। इस सड़ांध को झेलने के लिए हमें भी सालहा साल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। विल यू सेव हर डॉक्टर? मैं उसकी मिन्नतें कर रही थी। वह बाहर निकल गया। हम भी बाहर निकले। दरवाजा बंद करने वाला वहां कोई नहीं था। शीशों वाली गैलरी का वह दरवाजा भी खुला था। मैंने कज्जन से कहा, हम चुपचाप चोरी चोरी इस गैलरी में घुस जाते हैं। यहां कोई नहीं। मैं चुपचाप उस शीशे के पास जाकर बैठ जाऊंगी,
अपनी बच्ची के पास। कोई नाराज न हो, नाराज अगर हो भी गया तो अब क्या होगा। और हम चुपचाप जाकर उस शीशे के पास खड़े हो गए। कज्जन बाहर से एक स्टूल और एक कुर्सी ले आया। रात भर हम वहां बैठे रहे और देखते रहे कि बेबसी क्या होती है, कि कोई रेत की मुट्ठी की तरह कैसे भींची उंगलियों में से छिटकता जाता है हर पल, कि जिससे बेइंतहा प्यार करें वह कैसे करीब से एक एक कदम परे चलता जाता है और आप वहीं खड़े रह जाते हैं और फिर भी जिंदा रहते हैं, बड़ी बेशर्मी और निहायत ढीठपने के साथ जिंदा। वह बेहोश थी शायद, खून की बोतल लगी हुई थी, ऑक्सीजन भी, ग्लूकोज भी। सिर्फ उसके तीखे नाक में पहना हीरे का कोका चमक रहा था और उसकी सांस बड़ी मुश्किल से आ रही थी। गले में जो एक गड्ढा होता है उसमें छोटे छोटे झटके लग रहे थे, जिस तरह बहुत गहरे कुएं में से कोई गागर को झटका दे देकर पानी ऊपर को खींचे, बड़ी मेहनत से। हवा ठहर कर रुक गई थी उस गलियारे में, ठिठक कर। अंधेरा दबे पांव कोनों में से साजिशें करते हुए निकलता था और फिर दुबक जाता था। टूटने की हद तक खिंचा हुआ एक तनाव गलियारे के इस सिरे से उस सिरे तक बेबस भाग रहा था और गलियारे के बीचों बीच मेरी जान निचोड़ी जा रही थी। मनोभार के नीचे पसलियां चरमरा रही थीं। वक्त गुजर नहीं रहा था। रोड रोलर की तरह सब कुछ कुचलता हुआ आहिस्ता, बहुत आहिस्ता रेंग रहा था। तमाम कायनात जैसे बस एक सड़ांध थी, एक रुकी सांस और एक अनंत बेबसी। और फिर पौ फट गई। शीशों में से दूधिया रोशनी रेंग कर अंदर आने लगी। बड़ी हैरानी हुई, क्या दिन अभी भी चढ़ने लायक रह गया है? सूरज को शर्म नहीं आती? कज्जन ने कहा, कोई देख लेगा, चलो चुपचाप बाहर निकल जाएं। अगर वह लोग नाराज हो गए तो उसका ख्याल नहीं रखेंगे। और टूटी सी टांगें घसीटती मैं बाहर निकल आई। बाहर बेंच पर आकर बैठ गए हम दोनों। चाय पियोगे? कज्जन ने पूछा। मुझे लगा मुझे उसकी भाषा समझ नहीं आ रही थी। चाय? किसके लिए? दिन किसके लिए? बाहर किसके लिए? सब चीजों के मायने खत्म हो गए थे। मुझे कुछ याद नहीं उसके बाद क्या हुआ। उसी बेंच पर बैठे बैठे सुबह से शाम किस तरह हो गई। जितनी बार भी कज्जन ने उस टेलीफोन के रिसीवर में मिन्नतें की, कोई नहीं आया। एक बार सिर्फ एक नर्स आई उस खिड़की में, कहने लगी, वह तो बेहोश है, तुम क्यों यहां बैठे हो? उसने शायद कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया होगा अपने लहू में से, कभी किसी बच्चे के साथ रातें नहीं जागी होंगी, कभी अपना सारा दिन उसके इर्द गिर्द उस तरह नहीं घूमी होगी जिस तरह सूरज के इर्द गिर्द धरती अपने आप घूमती है। जिंदा रहने का मतलब उसने कभी अपनी बच्ची के वजूद में से नहीं ढूंढा होगा। इसे कुछ पता नहीं, बेचारी। शाम ढले एक डॉक्टर ने आकर कहा, आप हॉस्टल जाइए, हम फोन करेंगे, और कहकर झटपट वापस अंदर चला गया। खिड़की फिर बंद हो गई। कज्जन कहने लगा, अगर इन्हें फोन करने की जरूरत पड़ी भी तो हॉस्टल में करते रहेंगे। इन्हें पता ही नहीं होगा कि हम यहां बैठे हैं। मेरा ख्याल है हमें हॉस्टल में चलकर ही फोन का इंतजार करना चाहिए। फोन? क्या कहेंगे फोन पर? क्या खबर देंगे? मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न था। यह सवाल उठते थे पर जवाब डर से कांप जाते थे। छोटे मासूम खरगोशों की तरह या खूंखार दरिंदों की तरह दुबक जाते थे। शायद मेरे गिर्द खड़े थे सारे के सारे जवाब, गर्दन लटकाए, लेकिन मैं ही उन्हें पहचानने से इनकार कर रही थी। कुछ याद नहीं। उस जालिम लहू से भीगी, सड़े हुए मांस की दुर्गंध से भरी हुई शाम के बारे में कुछ भी याद नहीं। सिर्फ शिथिलता है और बेबसी है और रुकी हुई सांसों का और पागल हिचकियों का और बेमतलब आंसुओं का एक एहसास है, हारा हुआ, जो इन सालों के हर दिन के पुल को लांघता आज भी मुझ तक आता है।
हॉस्टल पहुंचकर एक बेबस जिद में मैं सुखमनी साहिब का पाठ करने बैठ गई। यही ख्याल आया कि जब तक यहाँ सुखमनी का पाठ होता रहेगा और वहां दिल्ली में अखंड पाठ, कैंडी को कुछ नहीं हो सकता। सारी रात गुजर गई, गुजरी नहीं, मेरे रोम रोम को आरी से काटती हुई हार गई। सुबह का उजाला फैल रहा था जब मेरे कमरे की घंटी बजी। मैं हड़बड़ाकर जागी। पता नहीं किस वक्त आंख लग गई थी। अम्मी, जल्दी चलो अस्पताल। क्यों, क्या कहा है उन्होंने? मैंने घबराकर चप्पलें पहनते हुए कहा। कुछ नहीं, तबीयत ज्यादा खराब है। कज्जन भागता हुआ सीढ़ियां उतर गया। अस्पताल, कज्जन घबराया हुआ उस टेलीफोन में बोल रहा था। मैं कांपती हुई बेंच की पीठ पकड़कर खड़ी थी। खिड़की खुली, डॉक्टर ने बेबसी से सिर हिला दिया। व्हाट? मैं चीखी। उसने कज्जन को बताया और कज्जन ने मुझे कि 5 मिनट पहले सारी बिल्डिंग डूबते जहाज की तरह एक बारगी डगमगाई और डूब गई। मिलना है? नहीं, चीखना नहीं, नहीं नहीं, यह अस्पताल है। नहीं, चुप, खामोश। ऐसे काले गुमसुम वक्त में भी शायद होश में ही होंगी जो यह सब सोच रही थी। जो दरवाजा आज तक नहीं खुला था वह उन लोगों ने आज खोल दिया था। उस प्यारे चेहरे वाली और मेरे साथ मिलकर रोने वाली नर्स ने मेरे पास आकर मुझे थाम लिया। अंदर से स्ट्रेचर में वह आ रही थी, खामोश सोई हुई। मैंने उसका माथा चूमा, होंठ चूमे। होठों पर सफेद प्यास जमी हुई थी। आंखों के कोनों से बहे आंसू अभी भी कनपटी पर सूखे हुए थे। खामोश आंखों के कमलों को गहरी काली झालर ने ढका हुआ था। मुझे छोड़कर न जा मेरी बच्ची, मैं तो अकेली मर जाऊंगी। तेरे बिना किस तरह जीऊंगी? एक बार कहती थी, कई बार जी करता है खुदकुशी कर लूं, पर फिर सोचती हूं आप किस तरह जिएंगी। फिर कहती हूं नहीं यार, इकट्ठे ही जीना है। और अब मैं उससे मिली तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं उससे आखिरी बार मिल रही हूं। यही लगा कि हम कुछ देर के लिए बिछुड़ रही थी। जिस तरह 27 मई की रात को वह दिल्ली एयरपोर्ट पर बिछड़ी थी, उसे वे ले गए। मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ उसके बाद। फिर पता नहीं किस वक्त दिलावरी साहब आ गए पेरिस से। यही याद है कि मेरे पास बैठकर पाठ करते रहे। फिर कहने लगे, हिम्मत करो, उसका आखिरी संस्कार आपको ही करना है। हारने से काम नहीं होगा। आपने उसे जन्म दिया था, यह काम भी आप ही को करना है। मैंने ही जन्मा था उसे। ठीक है, अब मैं ही तो उसका अंतिम संस्कार करूंगी, और कौन करेगा? ठीक ही तो था। और मैं चुपचाप उठ खड़ी हुई। दिलावरी साहब पता नहीं मुझे किस दफ्तर में ले गए। वहां एक औरत इंचार्ज थी। उसके साथ कितनी ही देर बातें करते रहे, जैसे कुछ मनवाने की कोशिश कर रहे हों। फिर मेरे पास आए। देखो, वाहेगुरु खुद काम बनाता है। ये कहते हैं कि हम तो यहाँ 15-15 दिन मॉर्ग में रखते हैं, जब तक 8-10 लोग संस्कार करने वाले जमा न हो जाएं। एक ही बार अंगीठा तपाते हैं, पर मैंने इन्हें समझाया है, सारा खर्च हम कर देंगे। सो कल अंगीठा तैयार करने के लिए मान गए हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया। सिर्फ वाहेगुरु काम बनाता है लफ्ज अजीब लगे। जहां उन्होंने कहा, मैंने दस्तखत कर दिए। उस इंचार्ज औरत ने अपनी जली हुई बांह दिखाई। कहने लगी, जब वह छोटी सी थी तो मोमबत्ती से आग लग गई थी। उसका पिता पास था। साथ भींचकर उसने अपनी बेटी की आग बुझा दी और खुद साथ में जरा सा जल गया। अगर मैं तेरे पास होती मेरी बच्ची, तो मैं भी तुझे अपने साथ भींचकर तेरी आग बुझा देती। फिर हम दोनों आधी आधी जल जाती, आधी आधी तकलीफ होती, आधी आधी मरती। सारी रात यही लगता रहा कि यह सपना है। वह नहीं मर सकती। यह सब झूठ है। लोग झूठ बोल रहे हैं। वह कैसे मर सकती है?
वह तो जिंदगी के नशे में चूर थी, इंटॉक्सिकेटेड। वह तो जिंदगी का हर पल शिद्दत से जीती थी। रात देर तक बाहर लॉन की घास पर बैठकर सिगरेट पीती रहती थी, तारे देखती रहती थी, अंधेरे में बैठी रहती थी। कैंडी, तू बाहर अंधेरे में अकेली क्यों बैठी है? मैं पूछती। मैं जरा अंधेरे को एंजॉय कर रही हूं, वह कहती। कितनी अजीब बात है, रात आधी रात तक वह सोती नहीं थी। कहती थी, इतना खूबसूरत अंधेरा और खामोशी, यह तो कविता पढ़ने का वक्त है। सोकर जाया क्यों करूं? इस तरह जिंदगी के एक एक पल को भींचकर मुट्ठी में कैद करके जीने वाली लड़की कैसे मर सकती है? और इतनी खूबसूरत लड़की, उसे तो अभी जिंदगी की वसंत ऋतु देखनी थी। वह रात जैसे मैं स्याह पानियों में बेजान तैरती रही, कुछ याद नहीं, कुछ याद नहीं। अगला दिन एक तरफ से दिलावरी साहब और दूसरी तरफ से कज्जन मुझे पकड़कर ले जा रहे थे, पर टांगे मेरी चल ही रही होंगी। पैर एक के बाद दूसरा रखा जाता होगा ही, तभी तो उस ठंडे सर्द कमरे में पहुंच गई, जिसमें बड़ी बड़ी स्टील की दराजों जैसी अलमारियां थीं चारों तरफ, और बीच में लकड़ी के बक्से में चुपचाप कैंडी सोई हुई थी। वही चांद जैसा चेहरा, चौड़ा माथा, दरातियों जैसी पलकें, कटोरी जैसी आंखें, बंद खामोश। मैंने झुककर उसका मुंह चूमा, माथा चूमा, होंठ चूमे, बर्फ जैसे ठंडे होंठ। किसी ने सफेद प्यास पोंछ दी थी उसके होंठों से, आंसू भी पोंछ दिए थे, बाल संवार कर कंघी कर दी थी। यह मेरी बेटी तैयार होकर कहाँ चली थी? सफेद चादरों में लिपटी हुई, पराई चादरों में, पराए शहर में, पराए लोगों के हाथों से होंठ और आंखें पुछवाकर। कज्जन ने मेरी बांह पकड़कर मुझे खींचा। यह बक्से में तो नहीं लेटी हुई अम्मी, यह तो हमारे दिलों में जाकर लेट गई है ना। कैंडी यह नहीं, कैंडी तो अब यहां है। और उसने अपनी छाती पर हाथ रखा। बहन जी, यह मिट्टी है, इससे मोह तोड़ो, वाहे गुरु के आगे अरदास करो, इसे अपने चरणों में जगह दें। मुझे सुनाई दे ही रहा होगा, तभी तो यह लफ्ज अभी भी याद हैं। मैं उस बक्से से बाहर ही होंगी, तभी तो आज यह लिख रही हूं। पर कसम खाती हूं, जिस वक्त उस बक्से को कीलों से बंद किया जा रहा था, मैं उसके अंदर बंद हो गई थी। एक काली वैन में वह बक्सा रख दिया गया। उसके ऊपर फूल किसने ला रखे थे, पता नहीं। एक खूबसूरत बाग में वह वैन दाखिल हुई। दिलावरी और कज्जन ने मुझे मोटर से उतारा। यहां अंदर पैदल जाना पड़ता है, क्योंकि आसपास कब्रें हैं, उनके एहतराम की खातिर। चल ही रही होंगी, इसीलिए अंदर वाले कमरे तक पहुंच गई। आगे आगे मेरी बेटी और पीछे 3 लोग। एक मैं, उसे जन्म देने वाली और उसकी दोस्त माँ। एक कज्जन, जिसके साथ उसकी मोहब्बत वाली दोस्ती थी। और एक दिलावरी साहब, जो सिर्फ एक ऑफिशियल ड्यूटी निभाने आए थे, पर जिनकी सारी हस्ती मेरे साथ साथ पिघल रही थी। सिर्फ वही पाठ कर रहे थे। फिर उन्होंने ही अरदास की। बंद बक्से पर मैंने प्यार से हाथ फेरा। अच्छा कैंडी, मिलेंगे जरूर फिर, बहुत जल्दी मिलेंगे मेरी बच्ची। वह बक्सा उन्होंने एक ऊंचे से संगमरमरी प्लेटफॉर्म पर रख दिया। एक लकड़ी का छोटा सा दरवाजा उस प्लेटफॉर्म पर खुला। वह बक्सा नहीं, मेरी बेटी की डोली उस छोटे से दरवाजे के भीतर चली गई, खिसकती हुई, और फिर वह दरवाजा बंद हो गया। दिलावरी साहब और कज्जन मुझे बाहर ले आए। पता नहीं कहाँ गए हम। जो भी जगह थी, वहां मैं निढाल लेटी रही। शाम के समय फिर वहां गए। उन लोगों ने एक छोटा लकड़ी का बक्सा हमारे हवाले कर दिया, जिस पर लाल मोहरें लगी हुई थीं। बक्से को कलेजे से लगाकर मैं बाहर निकली। यूं लगा कैंडी अब मेरे पास है। बाहर बेंचों पर बुजुर्ग औरतें और मर्द बैठे थे, सिर झुकाकर चुपचाप। लगा
मैं जिंदगी के आखिरी दिन तक सफेद बालों के साथ उन्हीं बेंचों पर बैठी रहूंगी। अब मैं अभी तक उन बेंचों पर बैठी हूं, लियो की कब्रगाह में पड़ी बेंचों पर। सच कहती हूं, दिन रात वहीं बैठी रहती हूं, सिर झुकाकर। धूप चढ़ती भी है, ढल भी जाती है। लोग आते हैं, अपने प्यारों को वहां छोड़कर चले जाते हैं। मैं उन सब का ख्याल रखती हूँ। वह मेरी कैंडी के मोहल्ले में जो रहते हैं, मेरी कैंडी के पड़ोसी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।